हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन पीएमएलए को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, तो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ईडी इज क्लासिफाइड एज ए पुलिस एजेंसी बाय द एक्ट सिंस इट हैज पावर ऑफ समन, अरेस्ट एंड रेड। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ईडी को पुलिस एजेंसी नहीं क्लासिफाई किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ईडी इज नॉट क्लासिफाइड एज ए पुलिस एजेंसी इवन दो इट हैज पावर ऑफ समन, अरेस्ट एंड रेड। ठीक है, इट कैन अरेस्ट एनीवन इफ इट इज वायलेटिव ऑफ इफ एनीवन इज वायलेटिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अंडर द पीएमएलए द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस लाई विद द अक्यूज्ड एंड नॉट ऑन ईडी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। तो हमने देख चुके हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड पे लाई करता है, ईडी पे नहीं लाई करता है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है सेक्शन 3 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, बी फॉर बॉम्बे। ज्यादा जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो 2003 के अंदर इसको 2002 के अंदर लाया गया था, इनेक्टेड 2005 के अंदर ये फोर्स में आया था पीएमएलए, एंड ईडी के अंदर इसको पावर दी गई थी। वो सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिए हैं, आपको बताना है कि ये इनिशिएटिव कौन सी स्कीम के अंडर लिए गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नई पहल किट्स, तो गवर्नमेंट ने अभी नई पहल किट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। सास बहु सम्मेलन कराए थे एंड सारथी वेन्स, ये तीनों इनिशिएटिव कौन सी स्कीम के अंडर लिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ये लिया गया है, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। सेकंड है वो आयुष्मान आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद। तीसरा है मिशन शक्ति योजना एंड चौथा ऑप्शन है वो मिशन परिवार विकास है। तो इनमें से कौन से के अंडर ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये सारे इनिशिएटिव है वो मिशन परिवार विकास के अंडर लिए गए हैं। तो इसका आंसर सही है वो डी फॉर दिल्ली है, मिशन परिवार विकास। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नई पहल किट, सास बहु सम्मेलन, सारथी वेंस, ये सब क्या है, मिशन परिवार विकास के पार्ट हैं। मिशन परिवार विकास 2016 के अंदर इसको शुरू किया गया था। एंड ये जो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड कुछ एक स्टेट्स की हाई फर्टिलिटी रेट थी, तो 3 से ज़्यादा ही फर्टिलिटी रेट थी। तो उनकी फर्टिलिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2.1 दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट है वो अचीव करना है 2025 तक। तो कुछ 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर इसको अचीव करना है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो मिशन परिवार विकास 2016 के अंदर शुरू किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। तो इसको आप याद रख सकते हो, बाजू मार से, बाजू मार से। तो इसकी जो ट्रिक है कौन कौन से है, बाजू मार से स्टेट्स में ये मिशन परिवार विकास को चालू किया गया है। बाजू बी से बिहार, ए से असम, जे से झारखंड, यू से उत्तर प्रदेश, मार से एम से आ जाएगा, मार से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, से छत्तीसगढ़, से छत्तीसगढ़। तो ये 7 स्टेट्स के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बाजू मार से, ठीक है। देन इसका जो गोल था वो 2.1 फर्टिलिटी रेट को अचीव करना है 2025 तक। इसके अंदर ये बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, ठीक है। एंड नई पहल किट के अंदर क्या होता है कि नई पहल के अंदर क्या है, आशा होती है, वो आशा वर्कर्स हैं, वो नई शादी होती है तो उन कपल्स को ये फैमिली प्लानिंग की किट होती है वो देती है। सास बहु सम्मेलन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डायलॉग है वो प्रमोट किया जाता है सास और बहू के बीच में, यानी कि मदर इन लॉस एंड नई आई बहू के बीच में, ताकि वो बच्चों को प्लानिंग कर सकें एंड कितना स्पेसिंग हो, कितने साल बाद बच्चे हो, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनके बारे में सब कुछ बातें इसमें वो ओपनली डिस्कस कर सकें सास के साथ बहू। दैन सारथी के अंदर क्या है, यहाँ पे अवेयरनेस प्रमोट की जाती है। इसके अंदर ये एक वेन है, सारथी एक वेन है जो अवेयरनेस प्रमोट करती है मेनली इन विलेजेस एट डोर स्टॉप पे। तो फैमिली प्रोग्राम के अंदर एक जो सहेली किट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सहेली डायरेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नई पहल किट के अंदर। एंड सहेली क्या है, सहेली ये इंडिया की पहली नॉन स्टेरॉयड
नॉन स्टेरॉयड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि अवॉइड करने के लिए होती है। किसको? प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये वर्ल्ड की फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किट है। एंड इसके अंदर जो केमिकल होता है वो सेंट्रोक्रोमेन होता है, जो कि किससे बना होता है? सेंट्रिक्रोमेन है वो, बेंजोफ्यूरान प्लस MER25 इन दोनों से मिलकर बना है। MER25 क्या होता है? ये होता है इथामॉक्सी ट्राइफेटोल। तो जो सहेली है वो किसका ब्रांड नेम से बेचा जाता है? सहेली का ब्रांड नेम से बेचा जाता है सेंट्रिक्रोमेन को, और सेंट्रिक्रोमेन है वो बेंजोफ्यूरान प्लस MER25 दोनों केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये एक पिल होती है, पिल्स जो लेती हैं आफ्टर इंटरकोर्स। तो ये जो मैन्युफैक्चर की जाती है अचलल के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। अचलल, हिंदुस्तान लेटेक्स लाइफ केयर एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल के द्वारा इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये नेशनल फैमिली प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया था 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। एंड WHO ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। WHO ने इसको इसके नाम से रिकॉग्नाइज किया है, ओर्मेलॉक्सीफेन। तो इसका जो WHO का जो टेक्निकल नाम दिया गया है वो ओर्मेलॉक्सीफेन है। ठीक है, ओर्मेलॉक्सीफेन। एंड इसको नोवेक्स DX या फिर सविस्टा के नाम से भी बेचा जाता है, नोवेक्स DX एंड सविस्टा। ठीक है, एंड सेंट्रोक्रोमेन ने इसको डेवलप किया था, ये साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने डेवलप किया था। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया की जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से हम नीचे चले गए हैं उसमें। दैन नेशनल फैमिली प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, ये सहेली। दैन तो सहेली वाज लॉन्च्ड इन 1995 के अंदर लॉन्च की गई थी, एंड नेशनल फैमिली प्रोग्राम में इसको इंक्लूड कर लिया गया था 1995 के अंदर। ठीक है, एंड इसको अभी नया जो नई ड्रग्स आती रहती है इसके अंदर, छाया के नाम से आई है ये। तो सहेली का नया नाम क्या है? छाया है। ठीक है, तो उसी के अंदर नए नए कंपाउंड्स बनाते रहते हैं लोग। तो ये क्या है? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स नॉन स्टेरॉयडल है, तो ये हार्मोन्स को इफेक्ट नहीं करती हैं। एंड इसके कारण जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग है, न्यूजिया है, वेट गेन, वो नहीं होता है। तो देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, छाया और सहेली के। वॉमिटिंग, न्यूजिया, वेट गेन नहीं होता है। इट कैन बी टेकन बाय वुमेन ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, एंड इंडिया इज सिग्नेटरी टू कायरो डिक्लेरेशन है। तो कायरो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो कायरो डिक्लेरेशन है वो पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ICPD। तो ICPD को कायरो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ये 1994 के अंदर साइन की गई थी, हेल्ड हुई थी कायरो के अंदर, इजिप्ट के अंदर। एंड इसके अंदर क्या है? रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ कपल होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। एंड कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने उसके स्पेस हैं, तो ये सब क्या है? वो कपल्स का राइट्स है। ठीक है, ICPD, इंडिया इज सिग्नेटरी टू कायरो डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था वो आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद था। तो इसके अंदर क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स थी उनके साथ उन्होंने चर्चा की थी, जैसे चाय पर चर्चा है वैसे ही उन्होंने चर्चा की थी। तो उसी को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली से इनको चर्चा की है। ठीक है, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को कौन सी स्कीम के अंदर प्रमोट किया जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर इनको प्रमोट किया जाता है। देन जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, एंड सक्षम है, पोषण 2.0 है। तो मिशन शक्ति क्या है? एक ऑप्शन हमारा मिशन शक्ति भी था। तो मिशन शक्ति क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, एंड एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अंदर बेसिकली 2 स्कीम्स बनाई गई हैं। पुरानी जितनी भी स्कीम्स थी उनको मर्ज करके 2 स्कीम में क्लासिफाई कर दिया गया है, सामर्थ्य स्कीम एंड संबल स्कीम। ठीक है, सामर्थ्य एंड संबल, पुरानी स्कीम्स को। कौन कौन सी स्कीम सामर्थ्य के अंदर आती है, कौन कौन सी स्कीम संबल के अंदर आती है, ये हम अभी देखेंगे। एंड ये जो मिशन शक्ति है वो, इसका जो पीरियड होगा वो 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के को टर्मिनेस होगा। एंड ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है मिशन शक्ति। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथनिंग द इंटरवेंशन फॉर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। वुमेन लेड एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। एंड देन वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करना है,
मोटे मोटे सारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, सोशल एविल को कम करना है, देन टू स्टॉप द जेंडर बायस सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन को भी सपोर्ट करना है। ये नॉर्मल से जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। देन मिशन शक्ति में जो सामर्थ्य स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? इसके दो कंपोनेंट हमने बताए, सामर्थ्य एंड संबल। सामर्थ्य क्या है? फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। सामर्थ्य के अंदर कौन कौन सी स्कीम को इंक्लूड किया गया है? उज्ज्वला स्कीम है, यानी कि जो ट्रैफिकिंग का शिकार वुमेन्स होती थी उनको उज्ज्वला स्कीम के अंदर क्या है पहले रिहेबिलिटेट किया जाता था, एंड तो उसको अब इस उज्ज्वला स्कीम को इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, इसके अंदर क्लासिफाई किया गया है। सामर्थ्य के अंदर सुधार गृह स्कीम को भी इसी के अंदर पार्ट बनाया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल को भी इसी का पार्ट बना दिया गया है। नेशनल क्रीचर स्कीम है वो इसी का पार्ट बना दिया गया है। एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो भी सामर्थ्य स्कीम का हिस्सा रहेगी। नेशनल क्रीचर स्कीम है वो आती थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आती थी पहले। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसका पार्ट थी, अभी इसको क्लासिफाई कर दिया गया सामर्थ्य के अंडर में। तो सामर्थ्य क्या है? इट इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उज्ज्वला सुधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल क्रीचर स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके अंदर आती है। आईसीडीएस को भी अभी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। एक इसमें जो फंडिंग का कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है वुमेन्स के लिए। देन जो दूसरा कंपोनेंट है मिशन शक्ति का है वो है संबल स्कीम। तो संबल इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का वन स्टॉप सेंटर्स थे जिनको सखी सेंटर भी बोला जाता है, और उसके अंदर वुमेन्स को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। देन वन स्टॉप सेंटर्स जिसके अंदर उनकी हर समस्याओं का समाधान होता था। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सब सारी स्कीम है वो संबल का कंपोनेंट हो गई है। अभी इनको इसके अंदर क्लासिफाई कर दिया गया है मिशन शक्ति के अंदर। तो संबल इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। कौन कौन सी स्कीम आ जाएगी? वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ, नारी अदालत भी इसका कंपोनेंट है। नारी अदालत के अंदर क्या होता है? वुमेन कलेक्टिव के द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि पंचायत में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है वैसे ही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसको कराया जाएगा। देन शक्ति सदन इसका एक कंपोनेंट और है। शक्ति सदन क्या होगा? इट विल बी होम फॉर डेस्टिट्यूट, डिस्ट्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग की जो वुमेन होगी उनके लिए ये एक होम की तरह काम करेगा शक्ति सदन, ठीक है। और उनके जो डेली की जो जरूरत की चीजें होगी वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा है सखी निवास। तो सखी निवास है उसका जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उनका नाम बदल के सखी निवास कर दिया गया है। इसके अंदर एक चीप अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है वर्किंग वुमेन्स को नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ठीक है, सेफ होगा ये ऑब्वियसली। तो पालना नेशनल क्रीचर स्कीम है, उसको नया नाम दे दिया गया है पालना, ठीक है। पालना बच्चे को पालने में खिलाते हैं ना, तो नेशनल क्रीचर स्कीम उसी का नाम पालना कर दिया गया है। एंड इसके अंदर क्या है, जो वर्किंग वुमेन होती है वो अपने बच्चे को ले जा सकती है और वहाँ पे उसको ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्रीचे की फैसिलिटी, जहाँ पर उसके बच्चे का ध्यान रखा जाता है, खेलने की चीज़ों को दिया जाता है उसके अंदर। एंड ये जो फैसिलिटी है वो 6 मंथ्स के बच्चा होगा, 6 मंथ से लेके 6 साल का जो बच्चा होगा उसके लिए ये अवेलेबल होगी, 6 मंथ टू 6 ईयर। एंड ये जो फैसिलिटी होगी वो लगभग 7.5 आवर्स ए डे ये प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो स्कीम बच्चों के लिए है वो चाइल्ड्स के लिए है वो मिशन वात्सल्य स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम थी चाइल्ड के लिए, जैसे कि 2009 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट की स्कीम थी, 3 स्कीम थी। जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये स्कीम थी जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चाइल्ड इन नीड, यानी कि जुवेनाइल्स के लिए स्कीम्स थी एंड जो कि कन्फ्लिक्ट इन लॉ है ऑब्वियसली। सेकेंड है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चाइल्ड्रन के लिए भी एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का। एंड एक जो होमलेस चाइल्ड होम होते थे यानी कि अनाथ घर है उनके लिए भी एक प्रोग्राम था। 3 प्रोग्राम थे 2009 से पहले, जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम एंड चाइल्ड होम्स होते थे। उन तीनों को मर्ज करके 2010 के अंदर एक नई स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS। फिर उसको 2017 में रीनेम कर दिया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। तो 2017 में ICPS का नाम बदल के क्या कर दिया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। एंड फिर उसको 2021-22 के अंदर इसका नाम बदल के मिशन वात्सल्य कर दिया गया है। तो ये एक पुरानी ही स्कीम है जिसका नाम बदला गया है बस। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, जो फंक्शन
इसके अंदर जो स्टेचुटरी बॉडी होती है, जैसे कि कारा है, सारा है, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है एंड सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाएगा एंड सर्विस डिलीवरी को इंक्रीज किया जाएगा। इट विल अपस्केल द इंस्टीट्यूशनल केयर को अपस्केल करेगी, इंक्रीज द नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर को भी बढ़ावा दिया जाएगा एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जो कि चाइल्ड होम के जो भी काम कर रहा है चाइल्ड होम के अंदर उनकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। ये सब हम देख लिए। तो इसका जो मिशन वात्सल्य स्कीम का है उसका स्टेट गवर्नमेंट नाम चेंज नहीं कर सकती है एंड तो इसके अंदर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल मिशन वात्सल्य क्या है, वो CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर 60% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 40% पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 40% स्टेट गवर्नमेंट की है। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के अंदर जो कि 90:10 का कंपोनेंट रहता है वो हमेशा रहेगा, ठीक है, 90:10 के अंदर लगभग होता ही है। देन इसके अंदर जो नॉर्थ हिली स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर एंड देन हिमाचल, उत्तराखंड, इधर से नॉर्थ ईस्ट में तो 8 स्टेट हो ही गए वो। देन इसके अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्लान बनाएगी वो मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होगा, वो अप्रूव करेगा। तो मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्लान होगा उसको अप्रूव करेगा। और इसको कौन चेयर करेगा, वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसका सेक्रेटरी होगा, वो मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को चेयर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी पर्सनालिटी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द फिलोसफी ऑफ योगा एंड वेदांता टू द वेस्ट। तो योगा एंड वेदांता ये वेस्ट में लेके गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है। इन हिज ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 डिक्लेयर द नेशनल यूथ डे। तो इनके जन्मदिन को नेशनल यूथ डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सी पर्सनैलिटी है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी है, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया है स्वामी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नेताजी के द्वारा। एंड इनका जन्म हुआ था 1863 के अंदर 12 जनवरी 1863 को, बंगाली फैमिली में, एक कलकत्ता में जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर उनका नाम पड़ा था सच्चिदानंद। तो पहला नाम था इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। फिर उन्होंने नाम लिया सच्चिदानंद। फिर उसके बाद में महाराजा अजीत सिंह थे, एक खेतड़ी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर विवेकानंद ने अपना नाम विवेकानंद रखा। तो इनके 3 नाम हो गए, ठीक है। एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको बोला जाता है। 1893 के अंदर इन्होंने शिकागो के अंदर अपना फेमस स्पीच भी दिया था। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे स्पीच दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इसलिए इनको मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है। मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। देन इन्होंने जो फिलोसफी प्रीच की थी वो कौन सी थी, नियो वेदांतिक फिलोसफी थी इनकी। एंड इसको वेस्टर्न लेंस से ये हिंदुत्व को देखते थे। एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू द वेस्टर्न लेंस एंड बिलीव इन कंबाइनिंग द स्पिरिचुअलिटी विद द मटेरियल प्रोग्रेस। जो साउथ का जो मटेरियलिज्म है उसको ईस्ट के स्पिरिचुअलिटी से इन्होंने कनेक्ट किया था और फिर हमारे डेवलपमेंट के लिए मॉडर्निटी की बात करते थे। इन हिज ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया है 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड इन सोशल एक्शन, यानी कि सामाजिक कार्यों में ये बिलीव करते थे। ही प्रोक्लेम्ड दैट वननेस ऑफ ऑल द रिलीजन एंड कंडेम्ड द नैरोनेस। तो ये बिलीव करते थे वननेस ऑफ ऑल द रिलीजन। एंड ये वेदांता, स्वामी विवेकानंद है वो वेदांता को फुल्ली रेशनल सिस्टम मानते थे। ही क्रिटिसाइज इंडियन फॉर कास्ट सिस्टम, रिचुअल, सेरेमनी के लिए क्रिटिसाइज भी किया था। और इन्होंने लोगों से अर्ज किया था टू इम्बाइब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। एंड इन्होंने रामकृष्ण मिशन का शुरू किया था 1897 के अंदर। बेलूर मठ से इन्होंने शुरुआत की थी रामकृष्ण मिशन की। एंड वहीं से उन्होंने अपने गुरु का जो आइडियल थे उनको प्रमोट किया था। ही लेड एम्फेसिस नॉट ऑन पर्सनल साल्वेशन बट ऑन सोशल सर्विस पे इन्होंने एम्फेसिस दिया था। तो इनका जो नेशनल, स्वामी विवेकानंद का जो नेशनलिज्म था उसके 4 पिलर थे। कॉन्शियसनेस एंड प्राइड इन एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर हमें प्राइड लेना है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, हमें मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। एंड मासिस के अवेकनिंग में ये बिलीव करते थे। एंड यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज। तो इनके नेशनलिज्म के 4 पिलर कौन कौन से हो गए, बिलीव इन दी एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, अवेकनिंग ऑफ मासिस, एंड फोर्थ इज यूनिटी बेस्ड ऑन दी कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज। The next question is, consider the following statement. India currently hosts the largest tiger population. तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, दिस इज करेक्ट है।
एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है नागार्जुन श्रीसालम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो ये भी सही बात है, नागार्जुन श्रीसालम टाइगर रिजर्व है वो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है। तो सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था आप मेरे को बताओगे कमेंट्स में, एंड जो लास्ट वाला है वो कौन सा है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 3000 के करीब हमारे यहाँ पे टाइगर मिलते हैं। नागार्जुन श्रीसालम टाइगर रिजर्व है वो लोकेटेड कहाँ पे है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के अंदर ये लोकेटेड है, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनता है, कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, नालगोंडा एंड महबूब नगर। तो टाइगर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है आईयूसीएन ने टाइगर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल टाइगर एंड सुंडा आइलैंड टाइगर। कॉन्टिनेंटल टाइगर एंड सुंडा आइलैंड टाइगर। तो कॉन्टिनेंटल टाइगर के अंदर टाइगर की कुछ स्पीसीज हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर है जो इंडिया में पाया जाता है, मलायन टाइगर है जो मलेशिया में पाया जाता है, एंड इंडो चाइनीज है वो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, अमूर टाइगर है वो साइबेरिया में पाया जाता है। तो ये जो स्पीसीज है वो कॉन्टिनेंटल टाइगर क्लासिफाई की गई हैं, बंगाल, मलायन, इंडो चाइनीज एंड अमूर, ठीक है। बाकी जो है सुंडा वाली, जो सुंडा आइलैंड टाइगर है उसके अंदर जावा वाली है, बाली वाली है, वो भी आती हैं। एंड कैस्पियन टाइगर है वो अभी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है। जावा एंड बाली वाले वो भी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी कि वो खत्म हो गया है, वो नहीं पाया जाता है। जावा एंड बाली वाला तो पाया नहीं जाता है, एंड कैस्पियन वाला है वो वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया है। साउथ चाइना का जो टाइगर है वो है फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। साउथ चाइना टाइगर वाला फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया है। तो जावा बाली वाले तो एक्सटिंक्ट हैं, कैस्पियन टाइगर है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, साउथ चाइना टाइगर है वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया है, एंड बाकी हमने ये देख लिया, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो कॉन्टिनेंटल टाइगर है जो उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, एंड जो सुंडा वाला है उसको पैंथेरा टाइग्रिस सोंडियाका बोलते हैं। लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी एशियन कैट्स। तो टाइगर होते हैं वो क्या होते हैं, एशियन कैट में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। एंड ये टाइगर्स रिलाई करते हैं साइट एंड साउंड पे रिलाई करते हैं, स्मेल पे रिलाई नहीं करते हैं। अपने शिकार को ये सूंघ कर नहीं मारते हैं, ये उनके साइट देखने और साउंड से उनको अटैक करते हैं, फिर अपना शिकार करते हैं साइट एंड साउंड से, देखकर और सुनकर, न कि स्मेल से, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक टाइगर है वो 2 से 4 कब्स को बर्थ देते हैं 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 2 से 4। एंड इसके अंदर जो डेथ रेट होता है चाइल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा, टाइगर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 50% से ज़्यादा इनमें मर जाते हैं। तो जुवेनाइल मोर्टेलिटी इज वेरी हाई, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ दी ऑल द कब्स डू नॉट सर्वाइव मोर देन 2 ईयर्स। तो मोर देन 2 ईयर्स से सर्वाइव नहीं करते हैं। जो वाइल्ड के अंदर जो टाइगर की लाइफ होती है वो कितनी होती है, 20 साल के करीब होती है लगभग। एंड जो मेल का जो होता है, मेल इज हेवियर होते हैं फीमेल से। तो मेल टाइगर्स हैं वो हेवियर होते हैं फीमेल टाइगर से। एंड इंडिविजुअल टाइगर्स हैं वो अपनी अपना इलाका चुनते हैं, कैसे, द यूरिन से, फेसिस, रेक, स्क्रैप, वोकलाइजिंग, या वहाँ कहाँ कहाँ कितने एरिया में उसने यूरिन किया है, फेसिस किए हैं, रेक्स किए हैं, स्क्रैप्स किए हैं, वोकलाइजिंग, इनसे दहाड़ने से कहाँ तक उनकी आवाज़ आ रही है, तो ये अपना इलाका चुनते हैं। देन अक्रॉस देयर रेंज टाइगर्स आर फेसिंग प्रेशर फ्रॉम पॉचिंग। तो पॉचिंग से इनको थ्रेट है, रिटेलिएटरी किलिंग, हैबिटेट लॉस, ये सारी इनको थ्रेट है। एंड अभी क्या है, कल परसों की न्यूज़ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को मारकर लटका दिया गया है, फांसी दे दी गई थी। तो ये सारी इनको थ्रेट रहा है। तो एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया गया है आईयूसीएन के अंदर इनको। पॉपुलेशन टाइगर की है वो लगभग 4500 के करीब है। साइंटिफिक नेम हम देख ही चुके हैं। वेट इनका होता है लगभग 200 से लेकर 600 पाउंड तक। लेंथ 6 से 10 फीट की होती है। हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, स्वाना, इन सभी में पाए जाते हैं। तो इनको मेडिसिन के लिए मार दिया जाता है। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी थ्रेट हैं। टाइगर क्या है, टॉप प्रेडेटर है, यानी कि ऑब्वियसली कार्निवोर है, एंड कीस्टोन स्पेसीज है, जिससे हमें हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में भी पता चलता है। देन इसको कंजर्वेशन के लिए इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ये किसका है, ये आईयूसीएन का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये आईयूसीएन ने जर्मन का एक जर्मन कॉर्पोरेशन है BMZ, उसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया था। एंड इसकी फंडिंग की जाती है जर्मन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो आईयूसीएन का एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, एंड 2014 के अंदर, ठीक है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। एंड सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक डिक्लेरेशन होती है 2010 के अंदर,
वहां पे ये डिसाइड करता है आईयूसीएन के अंदर। आईयूसीएन एक टारगेट देता है 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर कि वो टाइगर का नंबर है वो डबल करेगा 2022 तक। तो इस टारगेट को बोला जाता है TX2 गोल। TX2 गोल, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग वाला को 2022 तो ये साल है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले वाले साल के लिए, ठीक है। देन 2022 था वो क्या है, न्यू चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर भी था और सेकंड टाइगर समिट भी हुआ है व्लादिवोस्तोक के अंदर। इंडिया के अंदर टाइगर कहां कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। थर्ड पे उत्तराखंड है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। 2967 टोटल नंबर ऑफ टाइगर थे 2018 के अंदर। तो ये जो डेटा है वो हमने लिया है नेशनल टाइगर सेंसस के अंडर। तो नेशनल टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट कराता है? NTCA कंडक्ट कराता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2005 के अंदर। 2005 के अंदर गवर्नमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टेब्लिश की थी, जो कि हर 4 साल बाद नेशनल टाइगर सेंसस कंडक्ट कराती है। इसके अंदर वो लोग क्या है, एक अमस्ट्राइप नाम का ऐप भी यूज करते हैं, अमस्ट्राइप, ठीक है। अमस्ट्राइप की फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ऐप है। ये एक मोबाइल ऐप है अमस्ट्राइप, जो कि यूज किया जाता है NTCA के द्वारा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द टाइगर्स, ठीक है। इसके लिए मैपिंग का ट्रिक भी यूज करते हैं, बहुत सारी अनदर मेथड है, कैमरा ट्रैपिंग है, वो भी यूज किया जाता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं एंड मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो है हमारा हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट कहता है हेपेटाइटिस इज काज्ड बाय वैरायटी ऑफ इन्फेक्टियस वायरस एंड नॉन इन्फेक्टियस एजेंट। तो ये हेपेटाइटिस है वो एक इन्फेक्टियस वायरस डिजीज है एंड नॉन इन्फेक्टियस एजेंट के द्वारा भी हो सकता है। ज्यादा दारू पी लोगे आप तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? बेसिकली ये लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर एंड लीवर सूज जाता है, इसके अंदर लीवर के अंदर सोजन आ जाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल पहला वन बिल्कुल बहुत सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एंटीवायरल मेडिकेशन कैन ट्रीट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस की 5 फॉर्म होती है मेनली, ABCDE, एंड हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका आंसर 1 ओनली है, A फॉर आगरा। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई एवरी ईयर। एंड हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस ई के अंदर कोई भी स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपी अवेलेबल नहीं है एंड ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ए और ई हैं वो दोनों ही सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ए और ई। इसका मतलब ये है कि कुछ दिन के बाद वो अपने आप सही होने लग जाते हैं। तो 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस है, ABCDE, ठीक है। ए और ई है वो फेकल ओरल रूट से और कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होते हैं, दोनों ए और ई। एंड इन ए और बी के लिए क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है ए और बी के लिए, ठीक है। एंड बाकी BCD है वो ब्लड टू ब्लड या फिर इंटरकोर्स के द्वारा भी ये स्प्रेड होते हैं। हेपेटाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाता है, एक कंडीशन होती है साइरोसिस। साइरोसिस के अंदर ये स्कारिंग ऑफ द लीवर हो जाती है। इसके अंदर साइरोसिस इज अ लेट स्टेज ऑफ स्कारिंग ऑफ द लीवर काज्ड बाय मेनी फॉर्म ऑफ लीवर डिजीज एंड सच एज हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक डिजीज है वो साइरोसिस का लास्ट स्टेज बोला जाता है। हेपेटाइटिस का लास्ट स्टेज साइरोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतना हालत खराब हो जाएगी इसकी लीवर की और फिर बाद में डेथ भी हो सकती है, लीवर कैंसर भी हो जाता है। तो लीवर के क्या क्या काम करता है? लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, देन कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट कर रहा है, देन ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, देन सिंथेसिस इन लीवर प्रोडक्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग वाले जो एजेंट्स हैं उनको सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल वेस्ट को एंड एनर्जी स्टोरेज करता है। जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करता है लीवर। ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टार्च होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी होगी वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाएगी। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट कहता है कि IIP तो मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स।
तो ये शॉर्ट टर्म मेजर करता है, ये मंथली रिलीज किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मंथली रिलीज किया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म चेंजेस मेजर करता है प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात, करेक्ट है, पहला इज करेक्ट है। सेकंड कहता है इट इज करंटली कैलकुलेटेड यूजिंग 2004-5 एज द बेस ईयर। इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। 2011-12 आईआईपी का बेस ईयर है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय एनएसओ। एनएसओ के द्वारा ये कंप्लाइड किया जाता है, यानी कि सीएसओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, एनएसओ कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था दो इंस्टीट्यूशन को, सीएसओ के एंड एक और इंस्टीट्यूशन था उसको, एंड उसका नया नाम दिया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस दिया गया था। तो ये एनएसओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, परंतु ये मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा मंथली इसको, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो 2 and 3 यहां पे नॉट करेक्ट होगा, सी फॉर कैलकाटा आंसर हो जाएगा। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इन तीनों के लिए निकाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडस्ट्रियल गुड एंड यूज बेस्ड गुड्स भी इंक्लूड किया गया है। यूज बेस्ड गुड में कौन कौन से होते हैं, बेसिक गुड है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कंज्यूमर गुड है। तो इसमें बेसिक गुड का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड, फिर कंज्यूमर गुड्स का है, ठीक है। बेसिक गुड का 35% है, देन कंज्यूमर गुड का 28% है। सबसे ज्यादा वेटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, कितना है, 80% के करीब हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का है, 10.2% माइनिंग का है, 10.5% इलेक्ट्रिसिटी का है। तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर माइनिंग का वेटेज है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक इंडेक्स ऑफ कोर, इसके अंदर 8 कोर सेक्टर क्लासिफाई किए गए हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, जिनका जो वेटेज है वो कितना है, 40.3% है। एंड इसके अंदर 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, आईआईपी के 8 कोर सेक्टर बोला जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। सबसे कम वेटेज है वो फर्टिलाइजर का होता है, सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी का होता है। एंड जो टोटल ओवरऑल जो कोर सेक्टर का वेटेज कितना है, 40.3% है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लोफेजिमाइन क्या है, ये रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, तो ये लेप्रोजी से रिलेटेड एक डिजीज है, ये एक मेडिसिन है, क्लोफेजिमाइन एक मेडिसिन है लेप्रोजी से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है एसईओ से है। तो एसईओ के रिगार्डिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एसईओ के मेंबर हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से मेंबर है, पिक कुर्ता, PIC के पिक कुर्ता, KURTA, तो ये इसके मेंबर थे, ठीक है। पिक मतलब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया एंड TAC क्या था, तजाकिस्तान। तो ये सारे पिक कुर्ता में एसईओ के मेंबर थे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 8 मेंबर होते हैं एसईओ के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर होते हैं। एंड ईरान को अभी एडमिट किया जाएगा, ये डिसाइड हो चुका है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसके अंदर इंडिया विल टेक ओवर द एसईओ प्रेसिडेंसी इन 2023 एंड विल होस्ट द एसईओ समिट इन न्यू दिल्ली। तो ये समिट है एसईओ, वो समरकंद के अंदर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एसईओ के पास प्रेसिडेंसी तो हमारे पास रहेगी, परंतु ये कहां पे होगा, समरकंद के अंदर होगा। तो इंडिया हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट ए न्यू सिंगल करेंसी टू कैरी आउट द ट्रेड अमंग द एसईओ मेंबर्स। ये गलत है, इंडिया ने नहीं प्रपोज किया है, ये ईरान ने प्रपोज किया है। ईरान ने प्रपोज किया था कि एसईओ के मेंबर है वो एक नई करेंसी बनाए ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, क्योंकि यूएसए जो बैन लगाता रहता है ईरान से तेल खरीदने पे, ऑयल खरीदने पे, रशिया से भी, तो इसीलिए ईरान ने ऐसा प्रपोज किया था कि नई करेंसी बना लें अपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ देम इज करेक्ट हियर। तो इंडिया अपकमिंग प्रेसिडेंसी होगी 2023 के अंदर टेक ओवर होगी, एंड इंडिया विल होस्ट द अपकमिंग एसईओ समिट इन 2023 इन समरकंद इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 से रिलेटेड है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द कंप्लेंट नीड नॉट इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर फॉर द सेक ऑफ हिज और हर सिक्योरिटी। तो कोई भी विसल ब्लोइंग कर रहा है, यानी कि कोई करप्शन को रिपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को या फिर बाहर मीडिया में, तो उसको विसल ब्लोइंग बोला जाता है। द कंप्लेंट नीड टू इंक्लूड द नेम ऑफ विसल ब्लोअर का नाम इसमें लिखा होना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एंड इट नीड टू इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर फॉर द सेक ऑफ हिज और हर सिक्योरिटी।
कंप्लेंट के अंदर ऐसा इंक्लूड होना जरूरी है। सेकंड कहता है द एक्ट इज साइलेंट ऑन नोइंग मैनी द एक्ट इज साइलेंट ऑन नोइंगली मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट। यदि आप फॉल्स एक्वाइजेशन कर रहे हो कि उसने करप्शन कर दिया है या फिर कौन सी स्कीम में करप्शन हुआ है, यदि आप फॉल्स से सब बोल रहे हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो ये साइलेंट नहीं है, इसमें पेनल्टी का प्रोविजन है फॉल्स कंप्लेंट्स पे। सी कहता है कि 2015 अमेंडमेंट टू द एक्ट प्रोहिबिट द रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट प्रोसीडिंग। तो अभी 2015 के अंदर इसको अमेंड कर दिया गया था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को 2014 को, और उसके अंदर कुछ एक एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया था जिनको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, जिनकी विसल ब्लोइंग नहीं की जा सकती, जैसे कि कैबिनेट प्रोसीडिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवर्जनिटी को थ्रेट करे। तो सी फॉर स्टेटमेंट इज कलेक्टेड, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंदर लाया गया था टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर। द पर्सन मेकिंग, कोई भी कंप्लेन कर रहा है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर कर रहा है टू एनी एक्ट ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ द पावर और क्रिमिनल ऑफेंस बाय ए पब्लिक सर्वेंट। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर लेता है तो उसका बताता है कोई भी विसल ब्लोअर उसके बारे में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करता है। तो इसके अंदर जो डिस्क्लोजर है वो सेंट्रल एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन को किया जा सकता है एंड उसको डिस्क्लोज की जा सकती है सेंट्रल एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन को। एंड आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी एंड इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आइडेंटिटी को यदि कोई डिस्क्लोज करता है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी, एंड फॉल्स कंप्लेंट होगी तो उस पर फॉल्स कंप्लेंट पे भी पेनल्टी का प्रोविजन है इसके अंदर। एंड 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसने प्रोहिबिट किया था रिपोर्टिंग ऑफ द करप्शन रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ इट फॉल एनी ऑफ द 10 कैटेगरीज। यदि इंफॉर्मेशन एनी ऑफ द 10 कैटेगरीज में आ रही है तो आप उसका विसल ब्लोइंग नहीं कर सकते। यदि कोई एक्टिविटी रिलेटेड है इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, इकोनॉमिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, कैबिनेट प्रोसीडिंग से कोई रिलेटेड है, आईपीआर से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड इन ए फिड्यूसरी कैपेसिटी, यानी कि जो बैंक वगैरह है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको विसल ब्लोइंग नहीं की जा सकती उसकी। तो ये था हमारा विसल ब्लोअर एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही, इसको 1942 के एक्ट के अंदर बनाया गया था, एंड 1942 का कॉफी एक्ट है 1942, ठीक है। एंड तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है द एक्टिविटी ऑफ बोर्ड आर ब्रॉडली एम्ड एट एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसका जो मेन काम है वो जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, कॉफी इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देना है। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन करना भी होगा। तो दिस इज करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली, 2 ओनली इज करेक्ट है। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था 1942 के अंदर। इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर्स होते हैं। हेडक्वार्टर कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहां पे है? बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक रिसर्च सेंटर है, वो कहां पे है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, एंड इंडिजीनियस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, देन एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, इसका ऑब्वियसली काम होगा कॉफी बोर्ड का। देन इसके अंदर मेंबर हमने देख लिए 33 मेंबर होते हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बेलेहोनूर कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बेलेहोनूर कर्नाटका। देन इंडिया के अंदर कॉफी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अंदर मेनली यहीं पे कॉफी कल्टीवेट की जाती है। वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्ट एंड हिली स्लोप्स के अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। एंड टी यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है थोड़ी थोड़ी हिली एरियाज के अंदर, ठीक। देन कॉफी कल्टीवेशन के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो टी के बाद में, चाय के बाद में सेकंड नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट बेवरेज है वो कॉफी है। एंड ये जो ओरिजिन होता है कॉफी का इथोपिया में होता है। इथोपिया में अबेसिनियन प्लेट्यू, वहाँ पे इसका जीन पूल सेंटर है मेनली। एंड इंडिया के अंदर ये कॉफ़ी को लाया गया था बाबा बुदान 17वीं सेंचुरी में, वहाँ से कॉफ़ी को लेके आए थे घूमते घूमते, एंड बाबा बुदान, और उन्होंने बाबा बुदान हिल्स है वहाँ पे उनको प्लांट किया था कर्नाटका के अंदर। फिर ब्रिटिश इसको लेके आए थे, उन्होंने इसका कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट किया चिकमंगलुरु, मन्ना तोड़ी, सेवरॉय हिल्स, नीलगिरीज के अंदर ब्रिटिश ने इनका कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट किए थे। एंड इनके लिए बहुत कॉफ़ी के लिए प्लांटेशन के लिए चीप लेबर की जरूरत पड़ती है। फॉर प्रूनिंग, प्लकिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग इन एक्टिविटीज़ के लिए चीप लेबर की जरूरत पड़ती है कॉफ़ी के लिए।
तो कॉफी कौन सी कंडीशन में ग्रोथ होती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है कॉफी के लिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, 150 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट यानी कि टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री, ह्यूमिड यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल, देन वेल ड्रेन्ड रिच फ्राइएबल लोमी सॉइल चाहिए होती है इनको, एंड जो कि ह्यूमस और मिनरल्स लाइक आयरन और कैल्शियम में रिच होनी चाहिए, एंड ड्राई वेदर होना चाहिए। कब? जब ये इनकी जो फसल पक के तैयार हो जाए, यानी कि इसकी जो बेरी होती है कॉफी, वो जब वो पकने वाली हो तब इनको ड्राई वेदर की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ दिस। तो कॉफी है वो टॉलरेट नहीं कर सकती, यदि फ्रॉस्ट और स्नोफॉल आ जाए तो कॉफी की फसल खराब हो जाती है। कॉफी कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर अबव 30 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर ये टॉलरेट नहीं कर सकती। लॉन्ग टाइम के लिए ड्राउट आ जाए तो भी ये टॉलरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ह्यूमिड कंडीशन इसको चाहिए होता है। स्टेगनेट वाटर, यदि पानी रुक जाए खेत में तो भी ये उसको ये फसल खराब हो जाएगी, इसलिए इसको हिली स्लोप पे कल्टीवेट किया जाता है ताकि पानी से जल्दी से बारिश हो और पानी ड्रेन हो जाए, वापस निकल जाए, ठीक है। एंड 600 से 1600 सेंटीमीटर की हाइट पे अबव मीन सी लेवल इनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इंडिया के अंदर दो वैरायटी मिलती है कॉफी की, कौन कौन सी? अरेबिका कॉफी है, दूसरी रोबस्टा कॉफी है। दो मेन वेराइटीज हैं, अरेबिका एंड रोबस्टा। तो अरेबिका थोड़ी महंगी वैरायटी है, तो महंगी है तो इसके लिए देखभाल भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अरेबिका की इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा डिमांड भी है। तो ये अरेबिका क्या है? एक माइल्ड कॉफ़ी है, ये माइल्ड होती है एंड इसके जो बीन होते हैं वो ज़्यादा एरोमेटिक होते हैं। इसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रोबस्टा बीन्स। ऑन द अदर हैंड रोबस्टा हैज़ मोर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है वो रोबस्टा की ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुत सारे ब्लेंड्स बनाए जाते हैं। अरेबिका इज ग्रोन इन हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाता है। अरेबिका महंगी है तो हाई एल्टीट्यूड पे इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो अरेबिका को ज़्यादा केयर की भी जरूरत पड़ती है। एंड रोबस्टा इज जो लार्ज होल्डिंग के लिए है, वो अरेबिका के लिए लार्ज जो लैंड होल्डिंग है वो सुटेबल होती है, ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा एरिया में इसको कल्टीवेशन करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा अरेबिका में। रोबस्टा के लिए कितना भी फार्म का साइज हो सकता है। अरेबिका इज मोर ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज का ज़्यादा ससेप्टेबल है। जैसे कि कॉफ़ी की डिजीज कौन कौन सी होगी? व्हाइट स्टेम बोरर डिजीज है, व्हाइट स्टेम बोरर, लीफ रस्ट डिजीज है। ये क्या है? कॉफ़ी से रिलेटेड है। व्हाइट स्टेम बीरर डिजीज, बोरर, व्हाइट स्टेम बोरर एंड लीफ रस्ट डिजीज है, वो कॉफ़ी से रिलेटेड है। एंड ये ज़्यादा किसको इफेक्ट करती है? अरेबिका वाली कॉफ़ी को इफेक्ट करती है। तो ये था हमारा सेशन, धन्यवाद, थैंक्स।